नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त लाख टके की बात का। मैं मेनका चौधरी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश में गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया है राष्ट्रपति का अभिभाषण सच्चाई से दूर है। राहुल के मुताबिक 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब बढ़ी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने छोटे उद्योगों को बंद कर दिया, जिससे बेरोजगारी में काफी इजाफा हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने सरकार से गरीब हिंदुस्तान और अमीर हिंदुस्तान को जोड़ने की नसीहत भी दी। राहुल गांधी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी के भी आरोप लगाए। आप यहां पे भाषण देते रहते हो, नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन से नारे हैं, स्टार्टअप इंडिया। आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। और आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस हिंदुस्तान को सब कुछ दिख रहा है। आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है, ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। यह कैसे हुआ? यह आपने किया, यह नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही न्यू इंडिया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। और इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूज 18 पर विस्तार से बजट को लेकर जानकारी दी। वित्त मंत्री ने नेटवर्क 18 के एमडी और ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन महामारी से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो महामारी से बाहर आ रही है और बहुत ही सकारात्मक तौर पर उबरने के संकेत दे रहे हैं। I think in the mind of the Prime Minister there was never this doubt that this budget, drawing from certain policy prescriptions that we had laid out in the last, for an economy which is coming out of the pandemic and showing very good positive revival signs, we should unhesitatingly give more help and stimulus that is required so that the revival is sustainable and the revival is strong. And therefore there was no doubt in our minds from the very initial stages of working on this budget. And there is an underestimation of some more than merit, I would hope for it. Yeah. I would hope for it, but because it's a matter of hope, I can't really already guess it in advance and put it as I'm sure about it. It can't be sure. I can't be sure about it. I hope, and the indicators show that yes, there is room for it to be revised, but I'll hold my guard on it. और इनका यूपी चुनाव से पहले चुनावी पारा हाई है। सियासी पारा इतना हाई है कि अजीबोगरीब बयान सुनने को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने दंगाइयों पर निशाना साधते हुए कहा 10 मार्च के बाद इनकी सारी गर्मी उतरवा दूंगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से सीएम के बयान पर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कहा कि अगर हमारे खून में गर्मी नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।
और मैं तो कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहाँ तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बदायूं में थे और वहां पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। इससे पहले चुनावी रैली में अमित शाह ने एसपी बीएसपी सरकार पर निशाना साधा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का चुनाव है मित्रों। उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियाओं से मुक्त कराया है, उनको जमीन के अंदर 200 फुट नीचे ले जाने का ये चुनाव। प्रवर्तन निदेशालय से वीआरएस लेने वाले पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बनाया। इसी को लेकर न्यूज 18 ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ में सरोजनी नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी हैं। सर, स्वाति सिंह जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, उनका टिकट काट के आपकी एंट्री हुई है, किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने? कोई चुनौती नहीं है। स्वाति सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं और वो पार्टी की विचारधारा की हैं, वो पार्टी के साथ रहेंगी और उनका पूरा सहयोग रहेगा। सर, ब्यूरोक्रेसी में एक लंबा समय आपका रहा और शानदार समय रहा, अब राजनीति में आखिर क्या, वो भी बीजेपी में आने की क्या जरूरत? ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है और आप सरकार में रहिए, आपको कानून की जानकारी रहती है, कानून का आप अनुपालन कराते हैं, तो अच्छे कानून बनाने में आप विधायिका का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जानकारी देते हैं। तो मेरा मानना है कि आने से पार्टी को भी लाभ होगा और अच्छे कानून बनाने में मेरा योगदान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो पे अडिग रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो भी चीज कहती है मैनिफेस्टो की, उसको पूरा करती है। बाकी पार्टियां खाली वादे करती हैं और कार्य नहीं करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे माननीय अमित शाह जी हों, चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ हों, एक ईमानदार और एक दमदार नेतृत्व है और एक ऐसा नेतृत्व है जो गरीबों के लिए है। सारी गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं। कोविड ऐसी समस्या में 80 करोड़ लोगों को आप देखिए राशन फ्री दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत से, स्टार्टअप इंडिया से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। नकल रुक गई है, युवाओं को निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। प्रदेश जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे नंबर पे आ चुका है। उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुका है। विकास हो रहा है। इस विकास में योगी आदित्यनाथ जी का साथ देना है। तो पूरे दमखम के साथ राजेश्वर सिंह पार्टी में आए, बीजेपी ज्वाइन किया और अब टिकट भी मिल गई है। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल सिराथू विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। केशव मौर्य ने दावा किया कि सिराथू समेत बीजेपी के खाते में 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, कल आप नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, कैसी तैयारी है? नहीं, तैयारी बढ़िया जोरदार है और मुझे पूरा विश्वास है कि सिराथू विधानसभा, चूंकि मेरे लिए एक विधानसभा क्षेत्र की तरह नहीं है, मेरे एक तरह से परिवार की तरह है और वहाँ पे हर कार्यकर्ता और वहाँ की एक एक जनता चुनाव लड़ रही है और कमल खिलाने का काम करेगी और भाजपा को जिताने का काम करेगी। सर, समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को वहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया है, कोई चुनौती है आपके लिए? मैं समझता हूँ कि देखिए, हर दल को अपना प्रत्याशी उतारने का अधिकार है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्याशी कोई भी आएगा, सिराथू सहित उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पे कमल का फूल ही खिलेगा। सर, प्रयागराज में 8 सीटें और कौशाम्बी की सभी 3 सीटें 2017 में जीते थे, 22 में क्या हुआ? नहीं, हम प्रयागराज की 12 सीटों में से 9 जीते थे। एक अपना दल। हाँ, और अपना दल सहित 9 जीते थे
और कौशाम्बी की तीनों जीते थे। इस बार भी 12 से 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 12 से 11 नहीं होगी। सर, जयंत चौधरी अखिलेश यादव आज भी साथ में है। जयंत चौधरी ने कहा है कि गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। देखिए, केवल प्रेस करने से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़ने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, और जो श्री अखिलेश यादव जी और चौधरी जी दोनों लोगों का स्वभाव नहीं है पसीना बहाना। सर, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये चुनाव भाईचारा बनाम बीजेपी का है। देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी का है, और बनाम 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए खतरे से बचाने का है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। और वहीं उधर स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी है समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना की बजाय अब फाजिल नगर की विधानसभा सीट से टिकट दिया है। नई सीट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी की रणनीति के तहत फैसला लिया है और वो फाजिल नगर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। पडरौना से आप कई बार विधायक रहे, पडरौना छोड़ना पड़ रहा है, ये आपने ऑप्शन दिया था या सपा ने तय किया कि आप पडरौना से नहीं फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जिलों का समीकरण अपने तौर तरीके से तय करते हैं। उस समीकरणों में उन्होंने जहां भी मुझे प्रत्याशी बनाया है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से मुझे भी अवगत कराया गया है कि कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर विधानसभा में मेरी प्रत्याशिता तय की गई है। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को इसलिए बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने फाजिलनगर प्रत्याशी बनाकर फाजिलनगर विधानसभा और वहां की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है। रही बात, 3 बार मैं पडरौना विधानसभा से विधायक रहा और अकूत स्नेह प्यार आशीर्वाद पडरौना की जनता का हमें मिला है। आज भी और पहले भी मेरे दिल में पडरौना का विधानसभा का और वहां के साथियों का स्थान है। आज भी मेरे दिल में है और आगे भी रहेगा। हालांकि आपकी विपक्षी पार्टी इस बात को कह रही है कि पडरौना से जो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में ज्वाइन किए हैं आरपीएन सिंह, वो प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा के, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी सीट बदलनी पड़ रही है, उन्हें वहां हार का खतरा दिख रहा है। न पिद्दी का सुरवा आरपीएन सिंह की बात करते हैं, जिसकी मां की मैंने जमानत जब्त कराई है। उनके 2 प्रत्याशियों की बुरी तरह हार देखना पड़ा है। वो हिम्मत नहीं कर सकते हमसे लड़ने के लिए, और यही नहीं, हमसे तो जाने दीजिए, हम जिस भी कार्यकर्ता को लाएंगे उसके खिलाफ भी उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं वहां घूम करके जो भी लड़ेगा उसको जिताएंगे भी। तो दावे सबके बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए उधर उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। आज कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल भी मौजूद थे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कई नई और बड़ी घोषणाएं की और कहा कि मैनिफेस्टो को हर हालत में लागू किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा और कांग्रेस ने रोजगार को लेकर कई वायदे भी किए हैं। तो वहीं राज्य में कोई भी पद खत्म नहीं करने का ऐलान किया। इसके अलावा मुफ्त बिजली की बड़ी घोषणा की। तो वहीं निजी उद्योगों में 70% रोजगार आरक्षण का भी वादा किया गया। इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा कभी नहीं होगा, इसका बड़ा वादा भी कांग्रेस ने किया है। इस भूमि का मैं नमन करती हूं। इस भूमि के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आप तो जानते ही होंगे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी यहीं देहरादून में पढ़े, मेरे भाई भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ी, मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।